So, good morning, students. How are you? I hope you are studying well at home as we have finished 2 chapters of history. Once again, I am with you to deal with 1 chapter of geography, and the chapter is resources and development. Dear student, first thing, what is resource that you must know? And the plural resources means what are these? Resources means everything which is available in the environment. Everything which is available in the environment that satisfy our needs, and technologically it is accessible, economically it is feasible, and culturally accepted, then whatever the things that we are using by that way is called resource. Once again, would like to tell you what is resource. The definition of everything which is available in the environment that can satisfy our need, whatever we want, that is satisfying. Okay, and this is technologically accessible, मतलब हम उसको तकनीकी तरीके से हासिल कर सकते हैं। हमारे आसपास में जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, और टेक्नोलॉजिकल तरीके से हम उसको एक्सेस मतलब उसको प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल, आर्थिक रूप से मतलब हमें वो महंगा भी ना पड़े, फिजिबल हो। कल्चरली एक्सेप्टेड मतलब हमारी संस्कृति को भी वो अपोज ना करता हो। जैसे हम पेड़ काट देंगे तो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। पेड़ से हमें प्राप्त होती है चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं कि हम पेड़ काट दें। तो कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ताकि लोग ये ना कहें कि भाई इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी तरह से हमें जो भी चीज़ प्राप्त होती है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। अब रिसोर्स आपने पढ़ लिया। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस दैट यू हैव टू सी हियर। Dear student, you are seeing a diagram in the picture, and that is resources are mainly divided in natural and human. Natural means these are naturally occurring. Nobody has made them. And the another part is that is human made or man made, that is considered here human resources. So first we will see here natural resources. What are these? In the nature, the resources available are again further divided into parts: renewable and non-renewable. That you are seeing that natural chain is divided in two: renewable and non-renewable. Now what is renewable? पहली बात तो ये कि रिसोर्सेस क्या हैं, मैंने आपको डेफिनेशन दिया। और नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नेचर में ऐसे ही पाए जाते हैं, उनको हम कोई बनाता नहीं है, प्रकृति ने उनको बनाया है। और दूसरे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब इनको मनुष्य ने बनाया है और अपनी आवश्यकता के लिए काम में लेता है। अब नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो हर बार नए हो जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मतलब उनको हम दोबारा नया नहीं कर सकते, ऐसे नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अब मैं आपको इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के पहले तो आपको बता दूं कि रिसोर्सेज तो मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं इसका एग्जांपल भी बता दूं। तो जितने भी लिविंग नॉन लिविंग, जैसे हम बात करते हैं मेटल्स हैं, और आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, सॉइल है, ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं। और ह्यूमन, अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेस क्या हैं। मनुष्य भी हमारे लिए रिसोर्स है। जो जंगली जानवर हैं, जैसे गाय, बैल वगैरह, ये सब भी हमारे लिए रिसोर्सेस हैं। लिव स्टॉक कहते हैं हम इनको। और ये सब चाहे
मनुष्य हो चाहे नेचुरली पहाड़ नदी वगैरह ये सब जितने भी होते हैं ये सब हमारे लिए रिसोर्स के रूप में काम आते हैं. वाई रिवर इज़ कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स बिकॉज द वाटर ऑफ रिवर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, सो इट इज़ ऑल्सो ए रिसोर्स नेचुरली अवेलेबल. ठीक है. और इसी तरीके से मिनरल्स वगैरह जो रहते हैं, मेटल्स वगैरह जो हैं, ये भी हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आता है. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये आप डायग्राम पहले देख लें. रिन्यूएबल के अंदर क्या आता है, जो रिन्यू हो जाते हैं. जैसे हम वाटर रिसोर्स की बात करें तो वो मानसून में जब आता है तो नदियाँ वापस से भर जाती हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है. इसके अलावा सूरज रोज़ उग रहा है, रात को फिर सूरज दिखना बंद हो जाता है तो सनलाइट आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन सवेरे फिर मिल जाता है, तो ये रिन्यूएबल हुए. इसके अलावा भी जो आप विंड है और मैंने आपको सन का एग्जांपल दिया, वाटर का एग्जांपल दिया, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं और ये कंटिन्यू होते हैं. आप नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है, नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसमें आसानी से वो रिन्यू नहीं हो पाते. जैसे आपका कोल है, फॉसिल फ्यूल है, ये जितने पेट्रोलियम डीजल, ये एक बार अपन निकाल लेते हैं ज़मीन से इनको तो फिर एकदम तो बनता नहीं है, बहुत सालों लगते हैं, इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल मानते हैं. मेटल को आपने ज़मीन में से खोद के निकाल लिया तो वो अब दोबारा तो वहाँ बनेगा नहीं, इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल होगा. तो आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल समझा. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी दो तरीके से हो जाते हैं. यू कैन सी द पिक्चर. कंटिन्यूस और फ्लो, दैट इज़ विंड वाटर सन. मैंने आपको बताया कि इसमें कंटिन्यूस जो रहते हैं मतलब लगातार वो आपको अपने उसमें मिलता रहेगा, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस. और फ्लो मतलब विंड वाटर ये हमेशा कभी ख़त्म नहीं होते, दोबारा फिर आपको मिल जाते हैं, तो ये कंटिन्यूस और फ्लो वाले रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल में. बायोलॉजिकल में देखेंगे आप कि नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये जो रहते हैं मतलब बायोलॉजिकल मतलब इसमें पेड़ पौधे और जंगली जानवर, ये बायोलॉजिकल मतलब जीवित जो हैं वो इसके अंदर लिए गए हैं. तो इसके अंदर एक आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन. बायोलॉजिकल के अंदर नेचुरल वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, एंड वाइल्ड लाइफ उन पेड़ पौधों के साथ रहने वाले जीव जंतु, वो वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं. तो ये बायोलॉजिकल रिसोर्स भी फिर दो भागों में बढ़ जाता है. तो आपने अभी देखा इसके अंदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज को पढ़ा. रिन्यूएबल रिसोर्सेज दो भागों में बटे, कंटिन्यूस और फ्लो वाले, और दूसरा वाला है बायोलॉजिकल. और बायोलॉजिकल फिर दो भागों में बट गया, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ. अब हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात अगर हम करते हैं तो मैंने आपको बताया कि दिस कैन नॉट बी रिन्यू इंस्टेंटली. जैसे आपको सूरज दूसरे दिन मिल जाता है, हवाएं आपको हर रोज़ मिलती हैं, पानी आपको मानसून के सीज़न में दोबारा मिल जाता है, तो ये चीज़ें फिर उसमें दोबारा आपको नहीं मिलती, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है. तो डीजल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं, मेटल्स वगैरह हैं, ये सब, सॉइल है, ये सब आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है. नॉन रिन्यूएबल भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक रिसाइक्लेबल, एक नॉन रिसाइक्लेबल. रिसाइक्लेबल का मतलब होता है हम उसको रिसाइकल करते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद उसको वापस से रिन्यू कर लेते हैं, पर वो रिन्यूएबल नहीं कहलाता है, वो रिसाइकल होता है, उसी से हमने रिसाइकल किया है. तो जैसे हम बताते हैं कि पेपर जो है, पेपर को हम एक बार यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर उसको गला करके और फिर से पेपर बना लेते हैं. प्लास्टिक को हम कर लेते हैं, तो और मेटल्स में भी आयरन को पिघला करके और वापस से आयरन बना करके उसका यूज़ कर लेते हैं. तो ये रिसाइक्लेबल हुए, इनका रिसाइकल होता है. नॉन रिसाइक्लेबल क्या होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, एक बार अगर यूज़ कर लिया तो उसको फिर बाद में आप उसको रिसाइकल या किसी भी तरीके से उस फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते. तो ये आपने देखा, ये रिसाइक्लेबल रिसोर्स हुआ. अब मैं आता हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज पर. मैंने आपको बताया कि एक तो नेचुरल, जो नेचर में नेचुरली पाए गए हैं उनके बारे में आपने पढ़ा. अब सेकंड है ह्यूमन या मैन मेड. ह्यूमन is making different type of buildings, institutions, college, railways, roads. These are structures and institutions. So these are man-made. That's why this is called the human resource.
और इसमें क्या आते हैं, स्ट्रक्चर्स मतलब कॉलेज, रेलवे, रोड्स, है ना, डैम्स, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, स्कूल, कॉलेज वगैरह, वो इंस्टीट्यूशन में आ गया, और रोड, रेलवे, ये सब आ गया स्ट्रक्चर में, डैम वगैरह ये सब स्ट्रक्चर में आ जाता है, बिल्डिंग्स वगैरह। इसके अलावा क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दूसरा जो हिस्सा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हमारे पास उसका कितना हिस्सा है, उस आधार पे हम उसको जज करते हैं, और दूसरा है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। मतलब एक अब ये ह्यूमन रिसोर्स की बात हम कर रहे हैं, तो एक तो स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन में बढ़ गया, दूसरा वाला ह्यूमन इटसेल्फ है, उसके अंदर अब आपका क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर, मतलब मैन जो लेबर हैं वो अलग हो जाते हैं, उनमें क्वालिटी अलग है, और जो स्किल्ड होते हैं वो अलग होते हैं, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के होते हैं जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये क्वालिटी रिसोर्स कहलाते हैं ह्यूमन में, और इनकी भी हम अलग तरीके से इनको अलग करते हैं उसमें स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन से। तो आपने देखा ह्यूमन रिसोर्स भी फिर दो भागों में बढ़ जाता है, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, और दूसरा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब ह्यूमन जो रिसोर्स है जिसमें ह्यूमन को ही यूज़ किया जाता है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जब हम देखेंगे इसमें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब वो किस तरह से पैदा हुआ है, इसका ओरिजिन क्या है, उस आधार पे अगर हम देखेंगे तो उसको फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब जो एनिमल्स के द्वारा या जितने भी आपके ह्यूमन या एनिमल्स के द्वारा जो होता है, और इसके अलावा पेड़ पौधे जो हैं वो सब इस बायोटिक रिसोर्स में आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो हैं जो नॉन लिविंग हैं, मतलब माउंटेन, रिवर और आपका मेटल्स, विंड, वाटर, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये एबायोटिक में आ जाती हैं। तो आपने इसमें क्या देखा कि बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या है, मतलब वो किस तरह से पैदा हुआ है। अगर वो नेचर में अपने आप प्रकृति के द्वारा, नॉन लिविंग के द्वारा जनरेटेड है तो वो एबायोटिक है, और अगर एनिमल्स या प्लांट्स के द्वारा जनरेटेड है तो फिर वो बायोटिक है। तो आपने पहली चीज़ देखी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आपने देखा ये। फिर आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ यूज़। अब हम दूसरी तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब यूज़ होने पर समाप्त हो जाता है, या उसकी लिमिटेशन की यूज़ लिमिटेशन उसके साथ हैं कि उसको यूज़ ज़्यादा किया तो समाप्त हो जाएगा। ऐसी अगर लिमिटेशन है तो फिर हम क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से करते हैं। व्हाट इज़ दिस क्लासिफिकेशन इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज and second is non-renewable resources. Renewable resources, as I told you in the earlier diagram, that flow or continuous resources that can be renewed instantly, these are renewable resources, flow or continuous resource, and that we consider wind, water, sun, etc. And second जो है biological resources, इसको हमने renewable में ही लिया है क्योंकि पेड़ पौधे वगैरह ये भी सब आपके इसके अंदर आते हैं, वाइल्ड लाइफ भी आती है, तो वेजिटेशन और ये आते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो ये आपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। नाउ सेकंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी में ही जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हैं ये किस तरह के होते हैं, दैट यू हैव टू सी। You are seeing here renewable resources, non renewable resources। नॉन रिन्यूएबल के अंदर वो आते हैं जो कि आपका रिन्यू नहीं किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया कि मेटल और फॉसिल फ्यूल वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको भी हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, जैसा मैंने पहले डायग्राम में बताया था, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में कौन से, जिनकी रिसाइकलिंग हो सकती है, रिसाइकलिंग हो सकती है मेटल की, प्लास्टिक की, है ना, पेपर की,
तो ये आपका रिसाइक्लेबल हुआ। और नॉन रिसाइक्लेबल में जैसे फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये जो होते हैं एक बार हम इनको यूज़ कर लेते हैं तो उसको रिसाइकल करके दोबारा नहीं बना सकते। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड नॉन रिसाइक्लेबल। मीन्स नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू recyclable resources and non-recyclable resources. So you have studied the classification here on the basis of their exhaustibility or limitation of use. Now the third basis of classification is, you can see at the back, the C part, on the basis of ownership. मतलब मालिकाना हक कैसा है उस आधार पे हम इनको फिर बांट देते हैं। रिसोर्सेज आर डिवाइडेड further in different categories depending on that the ownership, if ownership is belonging to an individual person, then it is individual resource. एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति ने अपनी इंडस्ट्री लगाई है तो वो उस रिसोर्स उस इंडस्ट्री का मालिक का होगा और इंडिविजुअल रिसोर्स होगा क्योंकि उसने उसमें अपना पैसा, खुद का पैसा खर्च किया है। दुकान लगाया है तो वो भी उसी का, एक व्यक्ति का होगा, इसलिए ये कहलाता है इंडिविजुअल रिसोर्स। Then second you can see that is community owned resource. Community owned resource means कुछ resources ऐसे होते हैं जिन पर एक पूरे समाज का हक होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक धर्मशाला होती है, एक समाज की होती है, उसका उपयोग जो भी करते हैं उस रिसोर्स के रूप में वो एक पूरी कम्युनिटी करती है। एग्जाम्पल, इफ सपोज धर्मशाला बिलोंग्स टू पर्टिकुलर ग्रुप, अग्रवाल समाज धर्मशाला, मीन्स दैट अग्रवाल समाज, a community will is the owner of that, means particularly group of people which are belonging to a particular community, they are the owner of that, and this type of resource is called community owned resource. The next is national resource. National resource, this third category is national, means the central government is the owner of that, that comes under the rights of national government, means central government, then it is called national resource. For example, railways are the national resource because central government has this department and they are running it. The ownership is fully belonging to the central government. Then fourth one is international resources. International resources means the resources are multiple used by not a single nation but a number of nations are using. This type of this category belongs to the sea part, where the wealth of sea, means minerals, etc., these are shared by different nations, and if they are sharing this, then this is called the international resource. मतलब बहुत सारे देशों के द्वारा कोई एक रिसोर्स यूज़ किया जाता है। We can say that the data of UNO is used by a number of nations. That's why that data resource will be international. Similarly, the news resource, these are the resources used by the nations, different nations, then this is also an international resource. Means internationally it is distributed to different nations, then it is called the international resource. Thus you have seen the category classification of resource. Still one topic is remaining that I am going to deal with you.